Hello everyone. Welcome back to Legal Lines, or this is the part 2 of yesterday's video. Today we will talk about Article 26, 27, 28. So let's start. तो गाइस आर्टिकल 26 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सो आगे पढ़ते हैं। ये हेडिंग है इसकी, टाइटल हेडिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आगे बोलता है सब्जेक्ट टू पब्लिक order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right. So you have to appreciate कि this Article 26 is available to religious denomination. Every religious denomination or any section thereof shall have the right. तो आर्टिकल जो 25 था वो किसको था? वो एक इंडिविजुअल को मिल रहे थे राइट, पर आर्टिकल 26 में एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को मिलते हैं। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। क्या है रिलीजियस डिनोमिनेशन? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब एक और चीज आपको देखनी है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 25। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 3। मतलब आर्टिकल 26 जो है वो और प्रोविजंस के साथ सब्जेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है इसमें, जो कि 25 में लिखा था। अगर आप 25 देखोगे तो ये दो डिफरेंसेस हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। डिनोमिनेशन बेसिकली ये होता है यार कि एक कोई बॉडी है, या आप बोलोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप बोलोगे कि एक कुछ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है जो कि एक साथ एक कॉमन फेथ को फॉलो करते हैं, वो डिनोमिनेशन होता है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डिनोमिनेशन की कुछ कंडीशंस बताई हैं कि कब तुम्हें कोई चीज को रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलोगे। तो उसके लिए ना 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहली चीज है कॉमन फेथ, कि जो भी उस डिनोमिनेशन में लोग हैं उनका एक कॉमन फेथ होगा। दूसरा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोलो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक कॉमन फेथ है मेरे कुछ 50 लोग हैं, हम लोग एक तरह का कुछ सोचते हैं और हम एक चीज उस चीज को फॉलो भी करते हैं। हम कलेक्टिवली वहां उस चीज को जो राइट्स और सेरेमनीज है वो भी फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज जो है वो है डिस्टिंक्टिव नेम। तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको जब आनंद मर्गा केस बताया था, तो आनंद मर्गा भी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो कि तांडव डांस वाला केस था। वो आनंद मर्गा भी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। अब इसमें एक चीज ये समझने वाली है कि जो हमारा क्लॉज ए है इसमें, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, मतलब पहली बात तो ये हमने समझ लिया है कि दीज राइट्स आर अवेलेबल टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड नॉट टू एनी इंडिविजुअल। सो इन ऑर्डर टू claim these rights you must have to be a religious denomination। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन तो मैंने कैसे बताया आपको, कैसे प्रूव करना है। 3 चीजें, कॉमन फेथ, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है। अब इसके एग्जांपल वो हैं, जैसे आर्य समाज जो होता है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, या फिर आपने ब्रह्म समाज सुना होगा, ये सब रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ठीक है। अब इनको क्या पहला क्या राइट है? टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो अब इसमें एक चीज समझो, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन, मतलब दीज टू वर्ड्स, एस्टेब्लिश और मेंटेन, दीज टू वर्ड्स हैव टू बी रेड टुगेदर। ऐसा नहीं है कि अगर आप एस्टेब्लिश नहीं करते तो आपको मेंटेन करने का राइट भी है। अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन उस किसी भी चीज को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर एस्टेब्लिश करता है तभी उसको मेंटेन करने का राइट है। ठीक है। तो एक केस आया था, वो था अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें हुआ क्या कि क्वेश्चन ये उठा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के में आती है, और अगर आती है तो क्या उसको मेंटेन करने का राइट जो है वो वहीं पे उन लोगों को है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उसको एस्टेब्लिश किसी ने करा नहीं है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि अगर किसी ने एस्टेब्लिश नहीं करा तो उसको मेंटेन करने का राइट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो मेंटेन करेगा ये कौन करेगा? ये स्टेट ही करेगा, अगर इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो
पहले क्लॉज में तो यही है कि तुम्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई एस्टेब्लिश एंड मेंटेन जो है वो साथ में पढ़ना है, और एस्टेब्लिश करोगे तभी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब ये अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन क्या होता है? अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ये होता है कि कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसी सेरेमनीज हैं जो वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन में है, तो वो उनको कंप्लीट फ्रीडम दी हुई है रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि भाई आप अपने हिसाब से राइट्स और सेरेमनीज या कोई एसेंशियल सेरेमनी है, एसेंशियल एक पार्ट है आपके रिलीजन का, तो वो आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली कोर्ट तो इसको डिटरमाइन करेगा ही, पर ये भी एक मतलब बता सकते हैं कि हाँ जी हमारे ये जो हैं ये हमारे राइट्स और सेरेमनीज हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, उस सेंस में लिखा हुआ है मैटर्स ऑफ टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरा और चौथा जो है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये दोनों को साथ में पढ़ना है कि भाई रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर तुम हो तो तुम्हें राइट है कि तुम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर और ओन कर सकते हो, प्लस उसको एडमिनिस्टर उसको मैनेज कर सकते हो इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है, ऐसा नहीं है कि तुम लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं करते हो तो क्या होता है कि स्टेट जो है वो कभी भी इसको तुमसे छीन सकती है और इट विल मेक अ लॉ और उससे वो मेंटेन करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हमें हमेशा देखना है कि दिस आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ, तो उसी के हिसाब से देखना है। एक बिल्कुल लेटेस्ट केस है सबरीमाला केस, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि वेदर दिस सबरीमाला टेम्पल में जो लॉर्ड अयप्पा के डिवोटी हैं, क्या ये लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन है? ये क्वेश्चन आया था इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बोला कि भाई हमारे सामने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लाया गया है जहाँ पे ये प्रूव हो गया हो कि ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। हम ये इसलिए नहीं बोल सकते कि भाई अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक अलग रिलीजन बन गया या अलग एक तरह का अलग कोई डिनोमिनेशन बन गया। उसको तीन चीज़ें प्रूव करनी ही पड़ेंगी। तो ये चीज़ थी। हाउएवर जो ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा थे उन्होंने बोला कि नहीं ये रिलीजियस डिनोमिनेशन में फॉल करता है और एज अ कोर्ट हमें किसी के रिलीजन पे घुस के उसको सवाल में हमें नहीं लाना चाहिए। बट जो मेजॉरिटी डिसीजन था वो यही था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है ही नहीं, तो वो क्लेम ही नहीं कर सकते राइट अंडर आर्टिकल 26। तो ये तो थी पूरी 26 की बात। और एक और चीज़ इसमें मैंने आपको बता दी शायद कि ये पार्ट 3 से सब्जेक्टेड नहीं है, ये मतलब बाकी फंडामेंटल राइट से। इसमें यही पूरा 26 में यही है। छोटा सा आर्टिकल है वैसे। अब 27 पे चलते हैं, क्या है उसमें। आर्टिकल 27 एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि आपको बताता है कि इंडियन जो स्टेट है वो एक सेकुलर स्टेट है। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 27 देखो क्या बोलता है। आर्टिकल 27 बोलता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। कि भाई आप किसी को ना फोर्स नहीं करोगे टू पे टैक्स, और जिस पैसे से किसी एक रिलीजन को या किसी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये किस लिए है? क्योंकि ये इसलिए है कि जो भाई पब्लिक मनी है, जो टैक्स है, लोगों का पैसा है, वो आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने में लगा दोगे तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है और एक सेकुलर करेक्टर को ये हैम्पर करेगा हमारे। तो इसलिए एक प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई आप लोग किसी को भी कंपेल नहीं कर सकोगे टैक्स के लिए। टैक्स नहीं मांगोगे किसी से भी कि भाई जिसके प्रोसीड जो है कि प्रमोशन वगैरह में लगने हैं। हाँ, आप ये मांग सकते हो, फीस मांग सकते हो। और टैक्स और फीस में डिफरेंस क्या है कि भाई टैक्स तो ये है कि जी जो गवर्नमेंट आपसे लेगी और आपसे लेगी और वो कहीं अप्रोप्रिएट कर लेगी किसी रिलीजन को प्रमोट करने में। पर जो फीस है वो हमेशा वो होगी जो, अगर आप समझो अगर आप वैष्णो देवी कभी गए हो तो वहाँ पे प्रसाद के आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जब प्रसाद के आपको पैसे देने पड़ते हैं तो आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ आर्टिकल 27 जाके पढ़ के आओ और
ऐसे नहीं होता। तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि वो फीस है, वो प्रसाद की फीस है, वो इसलिए है ताकि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो अच्छे से मेंटेन हो सके, मंदिर के उसमें पैसा लग सके, उन सब चीज़ों के लिए। तो जहाँ भी उन सब चीज़ों के लिए अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर पैसा लग रहा है और अगर वो फीस के उसमें लग रहा है तो वो अलाउ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको मतलब प्रोहिबिट नहीं किया गया है। प्रोहिबिट किसको करा है? टैक्स को करा है कि भाई टैक्स को के लिए किसी को कंपेल नहीं करोगे और उस टैक्स से तुम किसी पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट नहीं करोगे। ठीक है, बस इतना सही था 27। अब 28 पे चलते हैं। तो आर्टिकल 28 जो है वो बोलता है फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें मेंशन कर रखे हैं, तो उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना या फिर वहाँ पे अटेंडेंस होना, उनको अटेंड करने की फ्रीडम है, ये इसमें दे रखी है। अब कहाँ कहाँ वो फ्रीडम है, कहाँ कहाँ नहीं है, ये हम क्लॉजेज में देखते हैं। पहला क्लॉज है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड ऑफ स्टेट फंड्स है कि भाई स्टेट उसको पैसा देती है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। ठीक है, पहली बात, पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या है? नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि भाई जो भी क्लॉज 1 में लिखा हो वो किसी उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्लाई नहीं करता विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, जो कि स्टेट मैनेज करती है, बट उसको इस्टेब्लिश किसने करा है? किसी ट्रस्ट ने करा है, विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दो तरह के आपको पता लग गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एक तो पहला जो होली मेंटेन्ड ऑफ स्टेट फंड्स है, और दूसरा कौन सा है? जिसको एडमिनिस्टर तो स्टेट ने करा है पर इस्टेब्लिश किसी ट्रस्ट ने करा है, और वो इसी पर्पस के लिए करा है ताकि वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सके। और अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही ना दी जा सके तो भाई फिर उसको बनाया क्यों था उस ट्रस्ट को? तो इसलिए यहाँ पे इसको बोला हुआ है कि भाई आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। क्लॉज 3 क्या बोलता है? नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कोई अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, या तो उसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज करा है या फिर उसको स्टेट जो है पैसा दे रही है, shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is minor his guardian has given consent thereto। भाई किसी को भी तुम परेशान नहीं करोगे, जबरदस्ती किसी को बोलोगे नहीं कि भाई ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रही है और आपको इसमें पार्ट लेना है और आपको मतलब जाना ही पड़ेगा और आपको उस इंस्टीट्यूशन में बैठ के सुनना पड़ेगा या जो भी हो रहा है वहां पे देखना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे नहीं करना है? जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट ने रिकॉग्नाइज करा है या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो एड है वो गवर्नमेंट से ले रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाले में क्लॉज 1 में भी आ रखी है ये चीज। ठीक है, और अगर वो माइनर है तो उसके अगर गार्जियन जब तक कंसेंट ना दे दें, बेसिकली ये थोड़ा कंसेंट पे छोड़ दिया है कि अगर उसकी कंसेंट है तो वो ले सकता है, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, अब अगले उस पे चलते हैं, क्या है उसमें। अगर आप अब 28 पढ़ोगे तो आपको ये 4 तरह के इंस्टीट्यूशन सामने आएंगे। पहला है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। ये है कौन सा? जो क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, बिल्कुल आपको उस पे बाहर है। दूसरा कौन सा? इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तीसरा कौन सा है? इंस्टीट्यूशन दैट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। इन दोनों में इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और इंस्टीट्यूशन दैट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, ये दोनों में आपको आप तभी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर ये लोग यहाँ पे कंसेंट करे, तो किसी को फोर्स नहीं करोगे। अब ये जो 1 है जहाँ पे लिखा है होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा भी तो हो सकता है जो कि पूरा स्टेट पैसा ना देती हो, जिसको कोई थोड़ा बहुत देती हो, तो वो यहाँ पे आ जाता है इंस्टीट्यूशन दैट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा देती है तो वहां पे कंसेंट छोड़ दिया है टू दैट पर्सन कि भाई आपको अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेनी है, अगर कुछ सुनना है भाई, तो आप आ सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। और इन केस ऑफ माइनर क्या है उसमें कि भाई आपको
गार्जियन की परमिशन लेके उसको अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है तो दोगे। तो ए में क्या है, एक ए में तो बिल्कुल ही बाहर है, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट बाहर है। दूसरा और तीसरे में क्या है कि कंसेंट होगी तो कर सकते हो। तीसरे में आप इंस्ट्रक्शन दे ही सकते हो बिकॉज आपने बनाया ही इसलिए था वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट आर एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोमेंट। तो ये कौन सा है, जो क्लॉज 2 में है, वो जो क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि भाई अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी ट्रस्ट और एंडोमेंट से एस्टेब्लिश होता है पर एडमिनिस्टर स्टेट करती है, तो वहां पे आप इम्पार्ट कर सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सो इतना ही है। एक केस है इसमें, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था 25 के साथ भी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2002, ये आर्टिकल 28 को वायलेट करती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, वो किसी रिलीजन को फॉलो करने को नहीं बोल रही, वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है वो, बल्कि एक रिलीजन की किसी की फिलॉसफी और अगर किसी का कल्चर बता रही है तो आप उसको बिल्कुल एंटी सेकुलर नहीं बोल सकते हो। और हमें वो एक तरह से सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड करा था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई अगर कोई सोसाइटी है जिसमें कोई मोरल वैल्यूज ही नहीं है और अगर वो दूसरे रिलीजन को समझ ही नहीं पा रहा है तो वहां पे सेकुलरिज्म भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस ये है। और ये भी बोला वहां पे इस केस में कि भाई अगर जो पटिशनर इसमें बोल रहा था कि भाई जो आपके डिफरेंट रिलीजन्स की नॉलेज होगी अगर लोगों बच्चों को, तो उससे डिसहार्मनी होगी सोसाइटी में। तो ये बिल्कुल गलत, ये सोच ही बिल्कुल गलत है, ये मतलब सोचना ही। तो ऑनरेबल जस्टिस शाह ने भी बोला था कि इस केस में अरुणा रॉय में कि जी ये बिल्कुल गलत है सोचना। और आप तो ये सोचो कि अगर आप दूसरे रिलीजन की अगर फिलॉसफी बता रहे हो, कल्चर बता रहे हो, तो भाई ये तो सोसाइटी को हेल्प ही करेगा, सेकुलरिज्म को और अच्छे से इनहेंस करेगा और अच्छा करेगा। तो बस यही था, ये 4 आर्टिकल थे, मैंने आपको बता दिए। 5वां मैंने 4 हाँ 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28। तो ये यहीं पे खत्म होता है टॉपिक, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आपको इसमें यही समझना था कि भाई ये फंडामेंटल राइट है हमारे पास, और कौन-कौन से फंडामेंटल राइट है। 25 में इंडिविजुअल के पास है, 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। 27 जो है वो भाई टैक्स नहीं लोगे इन फॉर प्रमोटिंग एनी ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये हो गया। 28 अभी बता दिया कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कब दे सकते हो कब नहीं दे सकते हो, खत्म हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका वो खत्म हो गया आज। अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल 29 और 30 है, वो अगले क्लास में वो डिस्कस करेंगे और उसको खत्म करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखो। प्लीज़ लाइक करा करो यार वीडियो को, अच्छा लगता है मुझे लाइक अगर आप करते हो तो। इससे मुझे कोई पर्सनली फ़ायदा नहीं होगा, पर हाँ आपको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा कि आपको मैं और अच्छे से कुछ और चीज़ें बता पाऊँगा कि मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।